नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है दोस्तों, ये है डॉक्टर अजय रावत सर की बुक की क्लास, जो हम आपके सामने रखते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से रखते हैं और फिर वहीं पर इसकी डिटेल व्याख्या भी आपके सामने रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पार्ट 7 हमारा यहाँ पे है। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, यूं कहें तो एक तरीके से मैराथन क्लास है दोस्तों। और यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो ही गया है। और टिहरी नरेश की बात करें तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। लगभग दोस्तों अजय रावत सर की बुक का 95% जो हमारी किताब होगी आज के इस लेक्चर के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और बचा जो 5% है वो आने वाले 2 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी का दोस्तों वेरी वेरी थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप सभी हमसे जुड़े, 10,000 साथी हमसे जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था, डिटेल डिस्कस के साथ करवाया था ना। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे वो 31 से करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि जो ब्रिटिश गढ़वाल वाली क्लास है उसे मैं आपके लिए अलग रख दूँ, यानी इन दोनों को कंबाइन कर कर एक अलग से वीडियो दे दूँ, जिससे आप ब्रिटिश गढ़वाल केवल एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 29 और 30। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आपको पूछा है कि फॉरेंसिक ग्रीवेंस कमेटी द्वारा किस वर्ष एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दी विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही टफ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर डीप लेवल के प्रश्न यूकेएससी आपको पूछता है तो यहां पर वे हैं औरों से 1 नंबर आपको ज्यादा दिलाएगा। और आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको 5-6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा आपको अपनी वर्दी पानी है, आपको अपनी सरकारी नौकरी पानी है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है 1939। फॉरेंसिक ग्रीवेंस कमेटी द्वारा 1939 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अब देखिए दोस्तों, फॉरेंसिक ग्रीवेंस कमेटी के बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। कुछ फैक्ट अब यहाँ पे देखिए, 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ था पी विडम की अध्यक्षता में। फॉरेंसिक ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन हुआ था वह 13 अप्रैल 1921 को पी विडम की अध्यक्षता में हुआ था। और जब यहाँ पे इन्होंने ये कमेटी गठित कर दी, उसके बाद अक्टूबर 1921 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश भी कर दी, और जिस आधार पर बहुत से कार्य किए गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत विवाद चलता गया, फिर भी विवाद सामने शांत नहीं हुआ वनों से संबंधित। जब वनों से विवाद संबंधित शांत नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा से 1938-39 में ग्रामीणों को श्रेणी 2 के जंगल में, श्रेणी 2 की बात करें तो यहाँ पे जो देवदार के वन हो गया है ना, या फिर जो कीमती जो चीड़ के वन हो गया, यानी ऐसे वन जो उद्योग धंधों के लिए जो यूज किए जाते थे वृक्ष, उनके जो वन है, चारागाह वाले जो क्षेत्र है, वह श्रेणी के अंतर्गत 2 के अंतर्गत आते थे। तो ग्रामीणों को वहां पर छूट देने के लिए इस कमेटी का यहां पर दोबारा से विस्तार किया गया और 3 समितियां बनाई गई, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। जब ये 3 समितियां बन गई, उसके बाद अगले साल यानी 1939 में इस समिति ने यह रिपोर्ट पब्लिश की। तो यह प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान रखना है, थोड़ा डीप लेवल का है, लेकिन ध्यान रख लीजिए अजय रावत सर की बुक में है और आयोग अजय रावत सर की बुक को रिफर करता है। तो यहां तक ये हो चुका है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि वह प्रथम अंग्रेज राज्य में जिसने जलमार्ग की सहायता से लकड़ी ढुलाई का कार्य शुरू किया था, तो वह कौन था। बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर, कैप्टन पो, पी विडम, विल्सन या फिर रैमजे। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो यह जो था दोस्तों, इसका नाम था विल्सन। क्या नाम था, विल्सन था। जो फ्रेडरिक विल्सन है ना, जिसने हर्सिल में सेब के खेती की थी, सेब के बागान लगवाए थे, वही विल्सन है, इसी ने यह कार्य किया था। और यहां पे देखिए दोस्तों, विल्सन की बात करें तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये पद्धति थी जलमार्ग की सहायता से लकड़ी ढुलाई का कार्य, इसे धार पद्धति कहते थे। और विल्सन की बात करें तो सबसे पहले 1840 में इसने सुदर्शन शाह से जो वन भूमि है वो पट्टे के रूप में ली थी। फिर यहाँ पर अगर इसकी बात करें
तो इसने मजदूरों के लिए अलग से सिक्के भी चलवाए थे जो काफी उसकी मृत्यु के बाद भी चलते रहे थे। और यहीं पर दोस्तों हर्सिल में सेब बागान लगाने का जो श्रेय जाता है वो विल्सन को ही जाता है। किसे जाता है? विल्सन को जाता है। और देखिए दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1864 में विल्सन कॉटेज का निर्माण किया गया हर्सिल में। और लास्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसकी कब्र कहां पर आपको मिलेगी? तो मसूरी में इसका निधन हुआ था और मसूरी में ही आपको इसकी कब्र भी मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। आजकल आयोग कब्र से संबंधित क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए 1885 अब सभी ने पढ़ा है। अब आगे की तिथि और ये आपके ऑप्शन है, बताइए जरा कि 1 मई 1885, 1 जून 1885, 1 अप्रैल 1885 या फिर दोस्तों 1 दिसंबर 1885। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है? टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा जरा सोचिए आप पहले। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सोच लिया होगा और इसका सही आंसर मिलेगा 1 मई 1885। टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। अब यहां पे देखिए यह जो वन विभाग की स्थापना हुई थी प्रताप शाह के काल में हुई थी। वन प्रबंधन को व्यवस्थित रूप, देखो स्थापना वन विभाग की 1885 में हो गई थी, लेकिन वन प्रबंधन को व्यवस्थित रूप से जो शुरू करने का कार्य हुआ था ये 1897 में हुआ था। जो पंडित केशवानंद जी थे उनके माध्यम से यह कार्य शुरू हुआ था। और यहां पे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसका आंसर दीजिए कि टिहरी में आजाद पंचायत का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर दीजिए कि टिहरी में आजाद पंचायत है उसका गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 और राइट आंसर दीजिए 1928, 1935, 1929 या फिर 1930। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1930। टिहरी में आजाद पंचायत का जो गठन हुआ था वो 1930 में हुआ था। और यहीं पर दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि दयाराम जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अतिरिक्त यहीं पर समांतर सरकार का भी गठन किया गया था, है ना। समांतर सरकार का भी गठन किया गया जिसमें 5 सरकार की उपाधि हीरा सिंह को, 3 सरकार की उपाधि बैजराम को। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रवाई कांड की बात करें जिसे हम तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं, 30 मई 1930 को हुआ था। चक्रधर जुयाल द्वारा किया गया था, यानी जनरल डायर की उपाधि दी जाती है इसे। और यहीं पर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है गढ़वाल का, किसे? इसी को जो तिलाड़ी कांड है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 35 और इसका आंसर दीजिए कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 देहरादून, 23 जनवरी 1939 टिहरी गढ़वाल, 21 जनवरी 1938 टिहरी, 21 जनवरी 1938 देहरादून। अब बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ये होगा देहरादून में, यानी 23 जनवरी 1939 देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। अभी यहाँ पे हम कुछ और भी फैक्ट देखेंगे डिटेल से आगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 36 और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 36 कि उत्तराखंड के अभिलेखों में भौतिक नामक वृक्ष की जानकारी मिलती है। मोनियर विलियम्स के अनुसार यह वृक्ष था या है? तो क्या था ये वृक्ष, जरा बताइए जरा। कि जो भौतिक शब्द की हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों में, मुख्यतः जो तालेश्वर जो ताम्रपत्र वगैरह है वहां पे, तो यहां पर भौतिक का मतलब क्या था? देखिए बताइए जरा भौतिक का मतलब क्या होगा। बरगद, वटक, कपूर या फिर अनार। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर बताइए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा कपूर। ध्यान रखना कपूर है। वटक की बात करें तो इसे केले का बागान कहा गया था, केले का उद्यान कहा गया वटक को। कपूर को कहे तो भौतिक था, भौतिक कपूर। अब है क्वेश्चन नंबर 37 और इसका आंसर दीजिए कि एटकिंसन रचित हिमालय गजेटर्स का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया।
तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये तिथि विवादित है, लेकिन आयोग ने इस बार दिया था और इसका आंसर जो आयोग ने माना था तो वह क्या था बताइए जरा, इसके अनुसार, आयोग के अनुसार क्या है इसका आंसर, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 1882। और आपको भी यही ध्यान रखना है, एटकिंसन जो रचित जो हिमालयन गजेटियर है, हिमालयन गजेटियर, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि देहरादून में आलू की खेती सर्वप्रथम कौन लाया था? इसका आंसर दीजिए जरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यानी 37 और क्वेश्चन नंबर 38। तो बताइए जरा, देहरादून में आलू की खेती सर्वप्रथम कौन लाया था? रेमजे, ट्रेल, कैप्टन यंग या फिर फ्रेडरिक विल्सन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा कैप्टन यंग, बिल्कुल सही है। अब यहां पे आप देखिए कि कुमाऊं में आलू की खेती को प्रसारित करने का जो प्रमुख कार्य किया था वह तो हेनरी रेमजे ने किया था। यहीं पर अगर आपको भारत में पूछा जाएगा कि भारत में आलू को प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, वो वारन हेस्टिंग को जाता है। आलू की एक लोकप्रिय प्रजाति है जिसका नाम है लॉ कीपर, और यह भी काफी प्रसिद्ध है। नॉर्मन गिल को यहाँ पर इसे प्रकाशित लाने का श्रेय जाता है, और कुमाऊं में प्रकाशित लाने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पे नॉर्मन गिल को। तो यह फैक्ट आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और ये 38 यानी 39वां क्वेश्चन है कि काठगोदाम में बरेली से रेल सेवा शुरू हुई थी। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 38 यानी 39 का आंसर दीजिए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? काठगोदाम में बरेली तक रेल सेवा शुरू हुई थी, काठगोदाम से बरेली तक, तो कब हुई थी जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका दोस्तों जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? इसका सही आंसर आपको मिलेगा, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, 1884 का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, इसी समय लखनऊ से हल्द्वानी में रेल सेवा शुरू हुई थी काठगोदाम में, है ना, 1884 में ही। यहीं पर देखोगे 1896 तो लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया था। और 1900 की बात करें तो देहरादून को रेल मार्ग से जोड़ा गया 1900 में। 1896 में लक्सर को हरिद्वार से, और 1884 की बात करें तो लखनऊ से हल्द्वानी रेल यानी काठगोदाम तक भी, और काठगोदाम से बरेली तक यानी ये सेवा शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39, यानी यहाँ पे दीजिए अगला क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं, यानी ये वैसे क्वेश्चन नंबर ये 40 होगा, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इन प्रश्नों को आप यहाँ पे वेरी लिखना और इन्हें नोट डाउन करना। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1911 में, 1909 में या फिर 1882 में? कब हुई थी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना? इसका आंसर दीजिए। तो सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा 1909 में, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए, अब एक चीज दीजिए दोस्तों कि जो नॉर्मन गिल है ना, जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन थे इसके पहले प्रमुख बने थे। अब नॉर्मन गिल से जो प्रश्न आपके सामने बनेंगे वो यहाँ पे देखिए, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के प्रथम प्रमुख बने थे। फिर देखिए कि बागवानी विकास का जो स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? नॉर्मन गिल को कहा जाता है। तो नॉर्मन गिल के काल को बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी आजकल इसी प्रकार के ट्रेंड प्रश्न आपको पूछता है। तो उत्तराखंड पुलिस की वर्दी, उत्तराखंड फॉरेस्ट, यूपीएससी के अन्य एग्जाम अगर लेना है दोस्तों तो इन प्रश्नों को आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट देखिए कि फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नाम से एक हर्बेरियम की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा कि फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नाम से एक हर्बेरियम की स्थापना किसने की थी? तो नॉर्मन गिल ने की थी। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका मतलब क्या है? हर्बेरियम का मतलब होता है कि जो वनस्पति वगैरह होती है ना सूखी, तो उनका एक टाइप से एक संग्रहालय टाइप का छोटा सा। तो हर्बेरियम किसने की थी? नॉर्मन गिल ने की थी। फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नाम से थी। और फिर दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि 1918 में चौबटिया उद्यान में फलों से जैम बनाने हेतु फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। किसने?
नॉर्मन गिल ने की थी। तो 1918 में चौबटिया उद्यान में जो फल बन रहे थे, जो थोड़ा खराब हो रहे थे, तो वहां से ने हेतु फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें मैक्स एम मशीन की सहायता से, यानी जो मशीन की कंपनी थी, जो मैक्स एम मशीन वाली जो कंपनी थी, उसकी सहायता से मशीन स्थापित की गई और फिर जैम बनाने लग गए। जो जैम था वो बंद डिब्बे में जो सैनिक होते थे, ब्रिटिश सैनिक, उनको भेजा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो गया 40। अब है अगला क्वेश्चन और 39वां क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए, 2 नंबर का फर्क पड़ गया है, कोई बात नहीं। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1860 में, 1861 में, 1868 में, या फिर हम बात करें 1869 में, यानी 1869। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूकेएससी यह प्रश्न आपको पूछ चुका है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको मिलेगा 1869, और कहीं पर इसकी तिथि 70 भी मिली है, तो यह भी आप ध्यान रख लेना। अजय रावत की बुक के अनुसार 1869 है, और यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान था ना, इसका जो पहला सुपरिटेंडेंट था उसका नाम था डब्ल्यू क्रो। क्या नाम था? डब्ल्यू क्रो। जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो पहला जो सुपरिटेंडेंट था उसका नाम डब्ल्यू क्रो था। 1914 से लेकर, यानी 1914 तक ये वन विभाग के अंतर्गत था, लेकिन 1914 में इसके विकास के लिए इसे कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत कर दिया गया। फिर देखिए दोस्तों, 1922 में संयुक्त प्रांत का जो कृषि विभाग था वहां इसे सुपुर्द कर दिया गया, यानी वहां उसे ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर दोस्तों जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1932 में राजकीय जो उद्यान चौबटिया है वहां पर हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप देख लेना दोस्तों, और आपको आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1932 में की गई। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है और आपको यह बताना है कि ये फल है और उनकी प्रजाति है, तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है या कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 40 का। बताइए जरा कि देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें रेड डिलीशियस की, तो बिल्कुल दोस्तों ये सेब की ही प्रजाति है। तो यह सेब की प्रजाति है। स्ट्रॉबेरी की एक प्रजाति है जिसका नाम है रॉयल सोवरेन, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा नोबल नाम की भी एक प्रजाति है, इसकी क्या है? नोबल। तो नोबल नाम की एक प्रजाति भी किसकी है? स्ट्रॉबेरी की है। लॉकी पर काफी प्रसिद्ध है आलू की, ये हमने डिस्कस किया था। कुमाऊं में इसे लाने का श्रेय नॉर्मन गिल को जाता था, तो यह भी आपने देखा था। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दीजिए। आलू की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान पर 1943 में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन यानी इंपीरियल जो आलू रिसर्च स्टेशन है इसकी स्थापना की गई थी? कहां पर की गई थी? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत से क्वेश्चन हमने नंबर मिस कर दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना। बताइए जरा आलू की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान पर 1943 में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी? भवाली में की गई थी, हल्द्वानी में की गई, मुंशियारी में की गई या फिर भीमताल में की गई? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपल याद रखना है, भवाली ध्यान रखना है, 1943 में की गई थी। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थापना कब हुई थी? अब बताइए, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये पूछा गया है कि अल्मोड़ा में कहाँ पे हुई थी। देखिए एक्चुअल में इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन अल्मोड़ा में अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों कब हुई थी, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको 1936 में, और ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखिए बोसी सेन द्वारा इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका है, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए प्रोफेसर जो बोसी सेन है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि द इंस्टीट्यूट वॉज द कोलकाता, पहले कोलकाता में यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 4, 1924 को, है ना, विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से हुआ था।
फिर बाद में इसे 1936 में अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया था। और इट वाज हैंडेड ओवर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 1959। और 1959 में इसे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसे सौंप दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखना, और यह कई बार इंपॉर्टेंट आता है। और एक चीज यहाँ पे भी देख लिए कि 1 अक्टूबर 1974 को ICAR टुक इट ओवर द रीनेम्ड एज अ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यानी यह नाम कब पड़ा? यह पड़ा 1974 में अक्टूबर के महीने में। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में चाय की खेती के संदर्भ में। तो देखिए, हम ब्रिटिश गढ़वाल कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आपका एक भी प्रश्न हम बाहर नहीं रखने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक देखना है। और इन वीडियो को दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यह है चाय की खेती से। तो क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका आंसर दीजिए जरा। कि कुमाऊं में चाय की खेती की जा सकती है, यह संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की थी? अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? देखिए, चाय की खेती बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां से आजकल यूकेएसएससी तो छोड़ो, यूकेपीएससी भी यहां से प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो बिशप हेबर इसका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात कीजिए जरा, इसका आंसर दीजिए कि किस वर्ष फॉर्चून नामक व्यक्ति को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जरा। 1850, 1839, 1838 या फिर 1841? क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा 1838। यह बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, और ध्यान से देखिए, चाय की खेती की बात करते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले जो बिशप हेबर नामक जो व्यक्ति था, इसने 1824 में, सबसे पहले 1824 में इसने यह परिकल्पना की, यह विचार रखा कि कुमाऊं की धरती पर चाय के पौधे जंगली रूप में उगते हैं, और यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पर चाय की खेती का विकास करना चाहिए। तो बिशप हेबर ने सबसे पहले कहा। अब जब इन्होंने यह कह दिया है, तो उसके बाद में यह बात बेंटिक तक पहुंची है, जो गवर्नर थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल। तो 1834 में इन्होंने चाय कमेटी का गठन कर दिया। अब जब गठन हो गया है, तो जो डॉक्टर वालिस थे, उन्होंने भी जो इंग्लैंड संसद है वहां पर भी बताया कि जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र है, यहां पर चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, और यहां पर हमें चाय की खेती का विकास करना चाहिए। अब ये बात हो गई है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई और उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू करने लग गए, तो अल्मोड़ा के लक्षेश्वर, कहां पर? अल्मोड़ा के लक्षेश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप लगवाई गई। इस स्थान का जो सर्वेक्षण किया था वो डॉक्टर फाल्कनर ने किया था और ब्लिंकबर्थ ने किया था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जब खेती हो चुकी है, तब 1838 में जो फॉर्चून अंग्रेज अधिकारी था, इसे चीन भेजते हैं और कहते हैं कि चाय की खेती की जानकारी ला। अब इसे भेज दिया है। अब जब उसने भेज दिया है, तो फिर थोड़ी समय बाद यानी 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यूकेएसएससी आपको यह प्रश्न पूछ भी चुका है कम से कम 2 से 3 बार। 1843 में कैप्टन हडल्सन द्वारा चाय की खेती की गई थी, किस स्थान पर? पौड़ी के गडोलिया में। कब की गई थी? 1843 में। किसने की थी? हडल्सन ने की थी। तो यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए कि 1850 में जो चीनी विषयक था एसआई वोंग, यह आया था कहां पर? यह आया था यहां पर, यानी गढ़वाल पे आया था। और देखिए दोस्तों, यह प्रश्न तो यूकेएसएससी ने आपको लेटेस्ट पूछा है, और कहां पे पूछा है? जो 5 तारीख की जो यहाँ पे दूसरी शिफ्ट हुई थी, यानी पहली शिफ्ट थी 5 तारीख की वीडियो में, वहां पे ये प्रश्न पूछा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पे देखिए लास्ट फैक्ट यहां पे चाय की खेती से, कि 1907 के आसपास एक चीनी कलाकार ए चोफिन द्वारा गडोली में एक सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया है। अब हम आपको यहाँ पे ये याद करवाएंगे कि कौन सा बागान कहाँ पर है। देखिए ध्यान से सुनिए और आपको हम याद करवा देंगे अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो। देखिए सबसे पहले आप सबसे नीचे आ जाइए घोड़ा खाल पे। कहाँ पे आओगे? घोड़ा खाल पे। घोड़ा बात मतलब हो गया, घोड़ा खाल का मतलब क्या हो गया? घोड़े की गाड़ी। क्या हो गया? घोड़े की गाड़ी। और घोड़े की गाड़ी में क्या होते हैं? व्हील होते हैं। व्हील होते हैं ना, व्हील। तो घोड़े की गाड़ी में जो व्हील होते हैं तो इसका मतलब व्हील से व्हीलर। घोड़ा खाल में जो यहाँ पे बागान लगाया था चाय का, वह किसने लगाया था? व्हीलर ने लगाया था। किसने लगाया था? व्हीलर ने लगाया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है कि रामगढ़। देखिए रामगढ़ की बात करते हैं। रामगढ़ में जो चाय का बागान लगाया था किसने लगाया था? वो लगाया था डेरियाज ने। किसने लगाया था? डेरियाज ने। देखिए एक चीज आपने देखा होगा ना, गुरु राम राय ने डेरा डाला था। गुरु राम राय ने डेरा डाला था, ये बार बार हम सुनते हैं। तो गुरु राम राय तो डेरा, तो डेरी से यानी डेरा से डेरियाज, और डेरा राम की बात करें, गुरु राम राय की बात करें तो रामगढ़। तो रामगढ़ में डेरियाज ने क्या डाला था? वो डाला था अपना डेरा डाला था और चाय बागान की स्थापना की। फिर अब देखिए तीसरा है यहाँ पे भीमताल। भीमताल में जोन्स का बागान। देखिए जोन्स मत करना याद, क्या याद करोगे? जोश। जोश, जोश किसे आता है? जोश आता है भीम को। किसे आता है? भीम को। तो भीम को जोश आया, भीम को जोश आएगा। जोश किसे आएगा? जो पावरफुल होगा। तो भीम को जोश आया तो भीमताल। तो जोन्स का बागान, भीमताल। और बाकी न्यूटन की बात करें, न्यूटन और मुलियन, न्यूटन और न्यूटन यानी मुलियन, इन दोनों का बागान भवाली में है। तो इन बागान को दोस्तों याद करना, ये बागान आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे लक्षेश्वर चाय बागान, जैसे डॉक्टर फॉल्कनर हो गया। ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि लक्षेश्वर, भीमताल के लक्षेश्वर में डॉक्टर फॉल्कनर द्वारा यहाँ पे वो किया गया था सर्वेक्षण का कार्य, तो उन्हीं ने यहाँ पे लक्षेश्वर का चाय बागान लगवाया था। हवाल बाग की बात करें तो कार्बेट, मेजर कार्बेट ने 1841 में। और कोलगिर चाय बागान की बात करें तो जेमिसन के निर्देशन में, कहाँ पर? देहरादून में 1844 में। तो एक बार इसे रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। अब है 43वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दिए कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में बीजों के माध्यम से कृषि करने की जो लिखित जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? इसका आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा और बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए दोस्तों आप एक चीज कल्पना कीजिए। देखिए एक चीज आप सोचिए, आज आप पुलिस का एग्जाम देंगे, यानी सितंबर के आसपास आप पुलिस का एग्जाम देंगे, अक्टूबर में ही आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देंगे, और नवंबर दिसंबर तक आप जो सभी एग्जाम है वो दे देंगे, और उसके 5-6 महीने बाद आपका क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा किसमें? सरकारी नौकरी में। तो सिलेक्शन दोस्तों आसानी से तो नहीं होगा। कब होगा? जब आप डीप प्रश्न पढ़ोगे और उससे ज्यादा जो गहरा लेवल है वो आप पढ़ोगे। तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो उस जॉब को सोचिए, उसको टारगेट रखिए, और आज अभी से क्या करें? जो डीप प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, अजय रावत सर की बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, उन्हें यहाँ पे रट लीजिए, उन्हें आप याद कर लीजिए। तो यही मौका है, और यह मौका बहुत समय बाद आपको मिलेगा, आने वाले सालों के बाद। तो इस मौके को आप मत गवाइए और इसका आंसर दीजिए जरा कि सर्वप्रथम उत्तराखंड क्षेत्र में बीजों के माध्यम से कृषि करने की लिखित जानकारी। डीप प्रश्न भी रखे हैं। तो देखिए इसकी जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है मूरक्राफ्ट से। किसे मिलती है? मूरक्राफ्ट से मिलती है। फिर यहाँ पे देखिए अभी हमने जोन्स की बात की थी ना, जोन्स यानी जोश आया। किसे आया जोश? भीम को आया। तो भीमताल में क्या था? भीमताल में इसने क्या कराया था? भीमताल में इसने बागान लगाया था। भीमताल में इसने बागान लगवाया था। फिर है 44वां कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन में वन्य एवं फलदार वृक्षों की प्रथम जो कैटलॉग है वो कब प्रकाशित किया गया था? अब आप बहुत से जो सोचेंगे कि सर ये क्या प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या? तो देखिए एक चीज बता देता हूं, यह प्रश्न आपको यूकेएसएससी ने पूछा है। यूकेएसएससी ने आपको पूछा है, और किस एग्जाम में पूछा है? जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम हुआ था ना, कनिष्ठ सहायक वाला, तो वहां पर यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए जब एक बार आयोग इतने डीप लेवल का प्रश्न आपको पूछ सकता है तो आने वाले समय में क्यों नहीं पूछ सकता? तो आप याद करिए ना। तो बताइए 44 का आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों, देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा 1893 और 95। कब मिलेगा? 1893 और 95। अब यहीं से कुछ और डीप प्रश्न आपको पूछे तो इन्हें ध्यान रखिए कि दूसरा कैटलॉग कुमाऊं गार्डन का 1899 में प्रकाशित किया गया।
पहला 1893-95 में, दूसरा कैंपबेल द्वारा 1899 में। फिर यहीं पर पूछा जाएगा कि जो चौबटिया में करवाया गया था कैटलॉग वो कब था, ये 1912 में था। कब था, 1912 में था। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 45वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए कि फ्लोरा रानीखेत यंसीज नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, जिसमें चौबटिया उद्यान की जो वनस्पति है इसकी जानकारी को लिपिबद्ध किया गया है। अब बताइए, डीप लेवल का प्रश्न है लेकिन आपको पढ़ के जाना है अगर औरों से 1 नंबर आपको ज्यादा लाना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉर्मन गिल सोच रहे हैं यह तो बिल्कुल गलत है। नॉर्मन गिल इसका बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रामलाल शाह। क्या मिलेगा, रामलाल शाह। और देखिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। डब्ल्यू क्रो के बारे में भी हमने सबसे पहले डिस्कस करवाया था। सोचिए, रिकॉल कीजिए कि क्या हमने यहाँ पे देखा था, है ना। अब देखिए नॉर्मन गिल के बारे में भी सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। जयदेव जोशी जी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सोचिए जरा हमने क्या डिस्कस किया था और रिमाइंड करें अभी से हमने क्या डिस्कस किया था। डब्ल्यू क्रो कहां के प्रथम सुपरिटेंडेंट थे, बताइए। नॉर्मन गिल, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। किसके प्रमुख थे, प्रथम प्रमुख कौन थे। जयदेव जोशी जी के बारे में भी हमने बताया था, गुमानी पंत, याद है। तो सोचिए जरा और रिवाइज करें जल्दी। अब है क्वेश्चन नंबर 46 कि नॉर्मन गिल द्वारा बेलोडना की खेती शुरू की गई थी। देखिए इसकी जो खेती की गई थी ये 1910 में की गई थी, डॉक्टर अजय रावत सर के बुक का, और यह आपको ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन कि हार्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र टेम्परेट फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, जब हमारे पास पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, उस समय पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यह रिसर्च स्टेशन था, यानी शीतोष्ण फ्रूट रिसर्च स्टेशन था हार्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण के लिए। तो इस रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए जरा। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, 1934 इसका बिल्कुल सही है, यानी जुलाई 1934 आपको ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन, ज्ञान भैष्य मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो देखिए दोस्तों, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, ज्ञान भैष्य मंजरी। तो बताइए जरा, ज्ञान भैष्य मंजरी। तो देखिए एक चीज देखिए, ज्ञान भैष्य मंजरी, आपको नाम ऐसा दिखाई दे रहा है कि संस्कृत भाषा का होगा। संस्कृत भाषा का है तो मतलब किससे होगा, गुमानी जी से होगा। किससे होगा, गुमानी जी से होगा, क्योंकि कालिदास जी का यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार की रचनाओं से, है ना। तो बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें गुमानी पंत जी की, तो इनका जन्म 1790 में या फिर 1791 में हुआ था, काशीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काशीपुर में हुआ था। 90 में हुआ था या फिर 91 में, विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रवंश के राजा भी थे, सुदर्शन शाह के ये दरबार में भी रहे थे, सुदर्शन शाह के दरबार में भी ये रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए पितामह पुरुषोत्तम पंत था। पिता की बात करें देवनिधि है, ठीक है। देवनिधि क्या है, देवनिधि क्या है, देवनिधि। तो ये क्या है, देवनिधि, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कुछ और फैक्ट की, तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुए हैं मोहन पंत जी। कौन हुए हैं, मोहन पंत जी। तो मोहन पंत जी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, विद्वान व्यक्ति है। इनकी एक रचना है, या यूं कहे कि इनका एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है पुरुष। तो पुरुष नाम का इनका ग्रंथ है। और इसमें क्या है, जो यहाँ पे गुमानी जी है, इनकी जो वंशावली है इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। और यहाँ पे ये बताते हैं कि इन्हें क्या भी कह सकते हैं, इन्हें जो कहा जाता है दोस्तों हिमाड़ पंथ के नाम से भी जानते हैं। हिमाड़ पंथ। अब हिमाड़ पंथ क्यों, देखिए हिमाड़ पंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पे जो गुमानी पंत जी के जो यहाँ पे जो वंशावली थी पुरानी, जो इनके आदि पुरुष थे, तो उन्होंने वो कहाँ से आए थे, वो महाराष्ट्र के जो हिमाड़ क्षेत्र है वहाँ से आए थे। तो वहाँ से आए थे तो इसलिए इन्हीं को, यानी इनके वंश को, या फिर इन्हें हिमाड़ पंथ के नाम से भी जानते हैं। कि अगर प्रथम वंशज की बात करें या आदि की बात करें तो उनका नाम था जयदेव पंत। क्या नाम था, जयदेव पंत। तो जयदेव पंत आपको ध्यान रखना है। और यहाँ तक दोस्तों ये था। अब है अगला क्वेश्चन और 49वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए
प्रमुख रचनाएं हैं और इनका संकलन बताना है कि किसने नहीं किया। देखिए, गुमानी पंत जी पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है, उनकी रचनाओं को, उनके जो संग्रह वगैरह थे, किसने किए, बहुत से जो इतिहासकार है, रचनाकार है, उन्होंने क्या किया, उनका संग्रह किया है। तो किसने कौन सा संग्रह किया है ये आपको बताना है। गुमानी नीति रेवादत्त उप्रेती, गुमानी कवि रचित संस्कृत भाष्य काव्य देवीदत्त पांडे, गुमानी ग्रंथावली कैलाश चंद्र लोहानी, या फिर उपयुक्त सभी सब सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, सभी इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 50 और इसका आंसर दीजिए कि लाला बाजार या लाल बाजार जो अल्मोड़ा में है, किस वैद्य द्वारा संजीवन औषधालय की स्थापना की गई थी। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, वो है गौरीदत्त पांडे। यह बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी रामदत्त। यह बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, रामदत्त कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, रामदत्त, यानी इन्हें कहा जाता है कविराज के बारे में। और इन्होंने ए भी प्रेस की स्थापना की थी। रानीखेत में इनका जन्म हुआ था और यह फैक्ट आप ध्यान रख लेना। कविराज के नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि वैद्य भी थे और वैद्य के अलावा ये प्रमुख कवि भी थे। अब एक अपना क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए जरा कि वह वैद्य कौन थे जिन्हें आयुर्वेदिक बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा, वह वैद्य कौन थे जिन्हें आयुर्वेदिक बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा भोलाराम। क्या है नाम, भोलाराम। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे मोतीराम सनवाल की बात करते हैं, 1901 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। जगदीश फार्मेसी में इन्होंने काम किया था। ये इसके जो इनकी जो फार्मेसी थी उसका नाम जगदीश फार्मेसी था। बोर्ड ऑफ लखनऊ मेडिसिन में पंजीकृत थे नवंबर 1940 में। और यह प्रश्न यूकेएससी ने आपको जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वीडियो वाला, वहां पे पूछा था कि बोर्ड ऑफ लखनऊ मेडिसिन में पंजीकृत वैद्य कौन से थे। तो वे थे मोतीराम सनवाल जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अनूप सिंह की बात करते हैं। तो यह ऐसे वैद्य थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत प्रयास किया था, वहां पे बहुत पार्टिसिपेट किया था। और 7-8 साल तक ये क्या रहे थे, जेल के अंदर भी रहे थे, इन्हें सजा हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण। सीतावर पंथ की बात करें तो हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक नाम से इनका औषधालय था। और इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, समस्त रोग प्रमेयम नामक पुस्तक के लेखक यही हैं। तो यहां तक 51वां ये हो चुका है। अब है 52वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। भेषज विकास योजना की शुरुआत राज्य में गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा शुरू की गई। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए जरा, 1949, 1947, 1959 और 1955। बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा 1949। सिंपल फैक्ट वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, देखिए कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री तो पहले आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कहाँ है। तो ये आपको मिलेगी रानीखेत में। कहाँ पर है, रानीखेत में है। कहाँ पर है, रानीखेत में है। अब इसका औषधि निर्माण विधिवत रूप से कब शुरू हुआ था। तो बताइए जरा कब शुरू हुआ था। बताइए दोस्तों, प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि यह फैक्ट्री कहाँ है, रानीखेत में है। विधिवत रूप से निर्माण कब हुआ था शुरू। तो ये हुआ था दोस्तों 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। तो 1953 इसका बिल्कुल सही है। अब है 54वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा की स्थापना 1984 में किसके प्रयासों से की गई। तो पहले तो ये देख लिए कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां पर है, मोहान अल्मोड़ा में है। देखिए इंडियन मेडिसिन एम आ गया, एम से मोहान यानी अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1984 में इसका स्थापना हुई। किसके द्वारा से हुई थी। तो यह जो हुई थी प्रजापति जोशी जी की द्वारा हुई थी, यानी उनकी सहायता से, उनके मेहनत से, उनके कर्म से यहाँ पे ये हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान रखना। और एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पे पूछता हूं मैं, गोपेश्वर में बताओ जरा कौन सा यहाँ पे कंपनी है इस प्रकार की। गोपेश्वर में बताओ जरा, गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर में कौन सी इस प्रकार की कंपनी है जो जड़ी बूटियों से संबंधित है। बताइए, जैसे यहाँ पे मेडिसिन से संबंधित है ना, ऐसे गोपेश्वर में भी है। तो बताइए जरा गोपेश्वर में कौन सी है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों गोपेश्वर में कौन सी है।
तो जी हाँ दोस्तों, गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर में आपको मिलेगा जड़ी बूटी शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध संस्थान। तो जड़ी बूटी शोध संस्थान यहाँ पे आपको मिलेगा और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रख लेना। अब है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ब्रिटिश काल में प्रथम बार घराटों पर गणना की गई। अब दीजिए इसका आंसर, ब्रिटिश काल में प्रथम बार घराटों की गणना की गई तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा 1842, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बेकेट था ना 1842 में, उसने इस प्रकार के कार्य को करवाए थे और उसी समय घराटों में जो किराए पर देने की प्रथा भी यहाँ पे शुरू हुई थी। तो 1842 में पहली बार घराटों का निर्माण करवाया था। घराटा आप सभी समझते होंगे दोस्तों कि जहां पर गधेरा टाइप होता है वहां पर क्या होता है, एक प्रकार की पंचक्की बनाई जाती है घराटों में, है ना, जिसे आटा पीसने यानी जो यहाँ पे गेहूं होता है उसे पीसने का आटा बनाने की प्रोसेस होती है। तो यह क्रिया होती थी 1800, मतलब इस पर क्या हुआ था, गणना हुई थी 1842 में। 56वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। कुमाऊं वाटर रूल किस वर्ष लाया गया, तो बताइए जरा कब लाया गया। सिंपल फैक्ट है, इसका आंसर दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों बार बार। और क्या है इसका आंसर, तो आंसर क्या होगा, तो जी हाँ 1917 इसका बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। और 1930 में संशोधित होकर आया था और उस समय जो घराट और नहरों संबंधी जो प्रमुख नियम थे इन्हें अलग अलग कर दिया था। इससे पहले दोनों के लिए लगभग सेम ही नियम रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। 57वां क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से तराई में 1861 में नहर प्रणाली विकसित की गई, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। किसकी सहायता से तराई में 1861 में नहर प्रणाली विकसित की गई, तो बताइए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा कैप्टन जोन्स, ध्यान रखना। और जोन्स से आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा, जो विलियम जोन्स वगैरह थे, कि जोन्स यानी जोश आया यानी भीमताल में जोश आया था और वहां पे उन्होंने क्या लगाया था, एक चाय की जो बागान है वो लगाया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। कैप्टन नेंग की बात करें, बताया जरा कैप्टन नेंग क्या था, आलू की खेती देहरादून में, है ना। पीबी काटले, देखिए पीबी काटले बहुत प्रसिद्ध है और इनकी बात करें तो इन्हें जो नहर निर्माण की प्रमुख विशेषता थी, यानी इनको उसमें बहुत महारत हासिल थी और जो ऊपरी गंगा नहर है इसके निर्माण में इनका विशेष योगदान था। मैकडोनाल्ड की बात करें तो काशीपुर में, आपको ध्यान होगा काशीपुर में, है ना, तो काशीपुर में जो यहाँ पे जो काशीपुर स्थान है वहाँ पे नहरों के बारे में इन्होंने की थी और उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी ये संबंधित थे। बताइए उत्तराखंड हाईकोर्ट का डिजाइन क्या इन्होंने किया था, तो बताइए जरा, ठीक है। अब है 57 तो हो चुका है, अब है 58वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। प्रसिद्ध जाह्नवी नौला किस स्थान पर है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप देख रहे होंगे, आज के जो प्रश्न है वो काफी डीप लेवल के हैं और डीप लेवल के हैं तो टफ है और टफ है दोस्तों, तो ये आपको 1 नंबर आगे दिलाएगा औरों से। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 58 का, प्रसिद्ध जाह्नवी नौला किस स्थान पर है, तो ये आपको कहां पर मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा गंगोली हाट में, ये आपको ध्यान रखना है। चंपावत में क्या है, तो चंपावत में तो दोस्तों एक हत्या देवाल है, सॉरी एक हत्या नौला, तो एक हत्या नौला आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको चंपावत में मिलेगा, ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो ये हो चुका है। अब कुछ यहाँ पे शब्दावली है जो आपको पूछी जाती है। यहाँ पे खाल 2 बार आ गया, इसे आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए खाल की जगह में, इसे लिख दीजिए चुपटोला। अब बताइए क्या है चुपटोला। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे आपने देखा खाल हो गया, सीमार हो गया, चुपटोला हो गया, है ना, घराट हो गया, नौला हो गया। नौला तो आप सभी समझते होंगे, घराट भी समझते होंगे, खाल भी आप जानते होंगे, सीमार भी। बताइए जरा पहले खाल क्या होता है। देखिए खाल की बात करें, देखिए खाल क्या होता था, ये वर्षा संग्रहण करने की एक पद्धति होती थी। यहाँ पर क्या होता था कि जो पहाड़ी ढलान होते थे ना, वहाँ पर क्या किया जाता था, वहाँ पर एक हौज प्रकार का निर्माण किया जाता था और हौज निर्माण से क्या होता था, जब वर्षा आती थी तो वर्षा का पानी यहाँ पर संग्रह होता था और संग्रह होने के बाद जो नीचे वाला जो जल स्रोत है वो बना रहता था, वो सूखता नहीं था। तो ये होता था खाल में। शिमार की बात करें, देखिए शिमार की बात करें तो इससे एक नाम और मिलता है, वो मिलता है गजार। और गजार यानी एक दलदली भूमि, कीचड़ युक्त भूमि जो काफी उपजाऊ होती थी, जो नीचे होती थी काफी जमीन की, यानी पानी युक्त भूमि, वो सीमार गजार कहलाती थी। चुपटोला क्या होता था, देखिए चुपटोला दोस्तों ये होता था, जैसे ये कोई पहाड़ है और पहाड़ में क्या होता है, छुआ फूटते हैं, यानी छोया फूटते हैं जहां से पानी रिसता है,
यानी जो छियो का पानी होता है ना, ठंडा ठंडा पानी, तो वहां से पानी रिसता है और पानी लगातार बहता है। तो उसी पानी को जब एक छिद्र के माध्यम से बाहर आता है तो कहीं पर क्या किया जाता है कि इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी कहीं पर कुछ एक डंडी से टाइप का एक छोटा सा होस्ट टाइप का बना दिया और वह मवेशियाँ यूज़ करते थे उस पानी को। इसके अलावा जो ग्रामीण है, जो चरवाइया हैं, वह भी यहाँ पे इसका यूज़ करते थे, पशु पक्षी इसका यूज़ करते थे। तो इसी को चुटोला कहते थे, यानी पानी से संबंधित बातें थी। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, और ये कर रहे हैं हम टिहरी राजवंश का। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास काफ़ी लंबी है, तो थक तो नहीं रहे हो ना दोस्तों। देखिए अगर आपको अपनी मंजिल दिख रही है ना कि इस बार आपको पुलिस निकालना है, इस बार आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना ही बनना है, तो आप थके नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, हम भी ये जो डाटा तैयार कर रहे थे पिछले 7-8 घंटे से लगातार बैठे हैं डाटा तैयार करने में, और उसके बाद हम आपको वीडियो भी बना रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, जब हम थके नहीं, हम लगातार काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आपको तो केवल डाटा पढ़ना है, डाटा अपनी कॉपी में लिखना है और आपको याद भी करना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए इस वीडियो का हमने जो टारगेट रखा है दोस्तों, वही रखा हमने 500 वीडियो का, यानी 500 लाइक्स का, और आशा है दोस्तों कि आप 500 लाइक आज या कल जल्दी कर दोगे, और उसके बाद हम इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए आपको लाइक करना जरूरी है, और आपके लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं, और यह जो ऐसा डाटा है, यह आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो मेहनत कड़ी होगी, सफलता भी उतनी मजा आएगी। तो बताइए अब क्वेश्चन नंबर 15 का, और राइट आंसर आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर अब क्या होगा, बताइए जरा। ये 59वां क्वेश्चन पूछा है कि सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, मार्च 1820 में इसका बिल्कुल सही है। अभी डिटेल से भी देखेंगे। और यहाँ पे 60वां क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी की रक्षा सुदर्शन शाह ने बाघ से की थी। तो बताइए जरा किस अंग्रेज अधिकारी की थी। तो देखिए यह की थी फ्राइडन की, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपने देख लिया है। अब यहाँ पे हम सुदर्शन शाह के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो यहां देखिए दोस्तों कि 1815 से लेकर 1859 तक इनका कार्यकाल रहता है, यानी गद्दी पर रहते हैं। और एक चीज है, ए.आर. गिल की एक पुस्तक है वैली ऑफ दून, वहां पे ये बताते हैं सुदर्शन शाह के बारे में कि सुदर्शन शाह निर्वासित अवस्था में जब उन्हें बाहर कर दिया था, जब गोरखा का आक्रमण हो गया था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रहते, बरेली सहारनपुर रहते। और कैप्टन हेयरसी को यानी इस प्रकार से देहरादून परगना इन्होंने 3000 रुपये में क्या कर दिया था, बेच दिया था। खैर ये बात झूठी थी, खुद अंग्रेजों ने बाद में इसे स्वीकार किया कि यह बात बिल्कुल तथ्यहीन है। और एक बुक है यहाँ पे कर्नल ह्यूज पियर्से बुक की 5 जनरेशन ऑफ एंग्लो इंडियन के बारे में, वहाँ पे भी सुदर्शन शाह के बारे में बताते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए इन फैक्ट को आप याद कीजिए। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी घोषित किया गया। यह प्रश्न भी ग्राम विकास अधिकारी में यूकेएसएससी ने पूछा है। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी यानी घोषित किया गया था। इसी को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। टिहरी यानी वर्तमान क्या हो गया, वर्तमान गणेश प्रयाग, जिसे हम टिहरी या टिरपरी या टिपरी भी कहते हैं। फिर देखिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया था कि टिहरी राजधानी बना दी। स्वीकार कब करते हैं, 4 मार्च 1820 को करते हैं। कब करते हैं, 4 मार्च 1820 में। और यही प्रश्न का आपका आंसर था 4 मार्च 1820 को, कि सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का जो अधिकार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था, कब किया था, 4 मार्च 1820 को। फिर देखिए यहाँ पे ट्रेल द्वारा जो नागपुर परगने हैं उसका सीमांकन किया गया। 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी में क्या किया गया, शामिल किया गया। 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। तो ये वाला फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखना। और जो दोस्तों एग्जाम दृष्टि काफ़ी है, वो देखिए कि सभासर ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, 7 खंडों में लिखा था सूरत कवि के नाम से। फिर देखिए कि टिहरी में 1848 में राजप्रसाद महल का निर्माण करवाया था, 1848 में, एक 1815 में भी, एक 1848 में भी, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए सुदर्शन शाह उसकी रानी जो खनिज देवी थी, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार कराया था। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा था। फिर देखिए दरबारी कवि कौन कौन से थे, यहाँ पे दरबारी कवि की बात करें तो मोलाराम चेतु माणकू वगैरह थे। विदेशी यात्री मूरक्राफ्ट इसके दरबार में आया था, है ना। और इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। फिर टिहरी गढ़वाल की बात करें, 1823 में प्रथम भूबंदोबस्त इसी के काल में होता है। प्रमुख सामंत जो सामंत होते हैं इसके, जैसे शिवराम सकलानी हो गया, जो सकलाना टिहरी से थे। गोपाल सिंह बिट जो रवाई से थे, ये बाद में विद्रोह भी करते हैं।
और टिहरी राज्य का पहला जो जन विद्रोह हुआ था वो 1835 में हुआ था और सुदर्शन शाह की मृत्यु 6 जून 1859 में यानी 6 जून 1859 में होती है। तो सुदर्शन शाह से ये बातें थी, एक बार इसे रिवाइज करना आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 61वां क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद कौन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से राजा बना जिसे अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था। अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद कौन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से राजा बना जिसे अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा शेरशाह। बिल्कुल सही है, शेरशाह इसका बिल्कुल सही है। कुछ समय के लिए बना था लेकिन क्या किया, जो अंग्रेज आए बाद में इन्होंने इसे हटा दिया और फिर किसे राजा बनाया, फिर जो राजा बनाया वो भवानी शाह को बनाया था। अब है अगला क्वेश्चन कि साधु प्रकृति के रूप में किस टिहरी शासक को जाना जाता है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। साधु प्रकृति के रूप में किस टिहरी शासक को जाना जाता है। तो 62 का आंसर दीजिए। तो 62 का आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा भवानी शाह। बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए भवानी शाह की बात करें तो अक्टूबर 1959 को ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है, 71 तक रहता है यानी 1871 तक रहता है। और फिर देखिए कि 56वां पावर शासक था। 1860-61 में दूसरा भूबंदोबस्त इसके काल में होता था। साधु प्रकृति का ये राजा था। और एक चीज इसने जो इंपॉर्टेंट किया वो यहाँ पर यह था कि 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला की इसने स्थापना की थी। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो प्रताप शाह इसका बिल्कुल सही है। और प्रताप शाह के बारे में यहाँ देखिए प्रताप शाह की बात करें तो 1871 में गद्दी पर बैठता है भवानी शाह की मृत्यु के बाद। 86 तक यानी गद्दी पर रहता है 1886 तक। और अब देखिए कि इसके 3 पुत्र होते हैं, कीर्ति शाह, विचित्र शाह, सुरेंद्र शाह। कीर्ति, विचित्र, सुरेंद्र शाह और इसके बाद कीर्ति शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब इसने जो कार्य किया देखिए, सबसे पहले तो 57वां शासक था। गुलर, सुकेत, मंडी के राज परिवारों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। फिर देखिए प्रमुख रानी गुलेरिया रानी थी जिसे कुंदन देवी के नाम से भी जानते थे। कीर्ति शाह की माता थी और जो बाद में जो कीर्ति शाह है उसकी क्या रहती है, संरक्षिका भी रहती है, ठीक है। अब अगला देखिए कि 1882 में दांडक आंदोलन होता है लक्ष्मण कटेत के नेतृत्व में। और फिर यहाँ पे देखिए इसके सलाहकार की बात करें बद्रीदत्त पैनुली जी इसके सलाहकार रहते हैं प्रताप शाह के। फिर कुछ और देखिए प्रमुख कार्य जो आपके एग्जाम के लिए हैं। 1843 में भू बंदोबस्त इसने करवाया। 1843 में भू बंदोबस्त कराया जो जूला पैमाइश के आधार पर था। किसके आधार पर था, जूला पैमाइश के आधार पर था। तो 1873 में कराया था। राज्य के 22 परगनों को इसने यहाँ पे विभक्त किया था। 1876 में राज्य के खैराती दवाखाने की स्थापना की। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले 1873 ये हो गया, फिर देखिए 1876 में राज्य में खैराती दवाखाना की स्थापना की, है ना। अब देखिए 1877 में प्रताप नगर की स्थापना की। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि अपने नाम से नगर बसाने का जो कार्य शुरू किया था वो किसने किया था, वो प्रताप शाह ने किया था प्रताप नगर की स्थापना करके 1877 में। फिर यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शिक्षा की इसने नींव डाली और यह प्रश्न यूकेएसएससी आपको पहले बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि 1843 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई थी। 1883 में इसी के काल में टिहरी में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत प्रताप शाह ने ही की थी। राज्य में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इसने की थी। टिहरी में सर्वप्रथम न्यायालय का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और खेल पाड़ा विषा जैसी कुप्रथा का अंत भी इसने करवाया था। और प्रजा हितैषी राजा था, प्रजा की बात सुनने के लिए एक समय इसने निर्धारित किया था। तो फैक्ट वाले प्रश्न दोस्तों ये आपको पूछे जाएंगे। तो अब है अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडियन सम्मान दिया गया। इसका आंसर दीजिए जरा। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडियन सम्मान दिया गया कब, 1898, 1896, 1900 में या फिर 1899 में, कब दिया गया बताइए जरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा 1898, बिल्कुल सही है। और किस महान शासक ने टाइपराइटर का आविष्कार कर लिया था, तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या होगा, कीर्ति शाह ही इसका सही आंसर है। अब जरा कीर्ति शाह के बारे में देखिए कीर्ति शाह की बात करते हैं। तो अभी सबसे पहले देखा हमने कि इसकी संरक्षिका कौन थी, रानी गुलेरिया जो कुंदन देवी के नाम से थी, है ना, इसकी माता हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों
कि देखिए 27 मई 1898 को इसे पूर्ण अधिकार मिला था राज्य बनने का, यानी पूरा राज्य कब बन गया था? 27 मई 1898 को। 1898 जब पूरा राज्य बन गया तो उसी समय यानी 1898 में ही क्या हुआ था? 1898 में ही इसे पूरा अधिकार दिया गया, जो हमने आपको प्रश्न पूछा था कि कंपेनियन ऑफ द इंडियन सम्मान भी इसी वर्ष दिया गया था। कब? 27 मई 1898 जब पूरा राज्य मिल गया था, इसे पूरा राज्य बन गया था, है ना, कंप्लीट इसके अंतर्गत आ गया था। तो 98 में ही इसे क्या दिया गया था? इसे कंपेनियन अवार्ड दिया गया था। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट। 1886 से लेकर 98 तक कीर्ति साहब के प्रमुख कार्य। 1892 में नेपाल के जंग बहादुर की पोती से इसका विवाह होता है। 1894 में कीर्ति साह की इसने स्थापना की, यानी कीर्ति नगर स्थापना की। कब? 1894 में। और 1897 की बात करें तो टिहरी घंटाघर का निर्माण करवाया, जिसकी लंबाई 110 मीटर है। फिर यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधी कार्य। बरेली, अजमेर, मेयो कॉलेज में इसने शिक्षा ली थी। कीर्ति साह संस्कृत, हिंदू, फ्रेंच, अंग्रेजी के साथ या ज्योतिष के भी यहाँ पे विद्वान थे। यानी यह विद्वान देखिए कि सबसे शिक्षित व्यक्ति था ये, यानी शिक्षित राजा हुआ जो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या, इन सभी का विद्वान था। प्रताप हाई स्कूल की यानी हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 को भी इसने स्थापना की थी। श्रीनगर छात्रावास के लिए 13,000 रुपये इसने दान दिए थे। टिहरी में वेधशाला टेलीस्कोप की इसने स्थापना की थी। तो यहाँ पर दोस्तों इनसे संबंधित फैक्ट यहाँ पर ये थे। और अब कुछ और फैक्ट आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए जैसे लॉर्ड लैंसडाउन ने कीर्ति साह को संदर्भ में कहा था कि भारतीय राजा को टिहरी जो कीर्ति साह है इससे अपना आदर्श मानना चाहिए। इसकी संभवतः विद्वता से लेकर लिया होगा, है ना। अब उपाधि की बात करें लास्ट में यहाँ पे देखिए कि उपाधि आप यहाँ पे देखोगे कि कंपेनियन ऑफ इंडिया दिसंबर 1898, 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपे की सलामी, नाइट कमांडर 1901 में, और इसे गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। इसके अलावा जो फतेहपति साहब उसे भी कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कार्य, कृषि बैंक का निर्माण इसने करवाया था। राज्य में सर्वप्रथम जो सर्वधर्म सम्मेलन है इसे इसने बुलाया था। स्वामी रामतीर्थ को जापान भेजा था। सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया, इसलिए अकबर भी कहते हैं, है ना। अब टिहरी नगर पालिका की स्थापना, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम स्थापना इसने करवाई थी। और बिजली से अवगत भी इसी के काल में हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसी के काल में हुआ था। तो कीर्ति साह से तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जरा। कीर्ति साह ने राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित की, तो बताइए जरा नरेंद्र नगर राजधानी स्थानांतरित कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो 1925 का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नरेंद्र साह से बात करते हैं। देखिए अगस्त 1913 को यानी एक गद्दी पर बैठा था, 1946 तक के राजा बना रहा। जन्म की बात करें 3 अगस्त 1898 को हुआ था। संशिका की बात करें तो रानी नेपालिया थी। और वास्तविक सत्ता की बात करें दोस्तों तो 4 अक्टूबर 1919 को वास्तविक सत्ता नरेंद्र साह को प्राप्त हुई थी। कार्य देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे वन संबंधी, वन विभाग की उन्नति के लिए विशेष कदम इसने उठाए थे। और फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में इसने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को यानी अपने राज्य के लोगों को भेजा था। अब देखिए इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से राजमार्गों का इसने निर्माण करवाया था। फिर देखिए स्वास्थ्य संबंधी इसने बहुत से कार्य कराए। नरेंद्र नगर में औषधालय की स्थापना करवाई। शिक्षा संबंधी कार्य भी देखेंगे। और राजधानी की बात करें तो 1921 में राजधानी बनाई थी, 1925 में स्थानांतरित की थी। और शिक्षा संबंधी की बात करें तो प्रताप हाई स्कूल इंटर स्कूल की स्थापना की थी, यानी प्रताप स्कूल को इंटर स्कूल में कन्वर्ट किया था। लैंसडाउन स्कूल के विकास के लिए 4,000 रुपये, कर्णप्रयाग स्कूल को 3,000 रुपये दिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1933 में 1 लाख रुपये दान दिए थे, जिसमें सालाना 6,000 वार्षिक भी अनुदान था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति साह चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विभाग की भी स्थापना हुई थी, क्योंकि जब इसने बहुत सारे दान दिए थे अपने पिताजी के नाम से। तो यहाँ तक तो ये हो गया है। और कुछ और फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे नरेंद्र साह की बात करें। देखिए 2 प्रमुख कांड हुए थे। एक तो हुआ रवाई कांड, जो 30 मई 1930 को हुआ था, ये हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। 1927-28 को जो वन नीति आई थी उसके संदर्भ में था। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे हीरा सिंह हो गया, लाला राम प्रसाद बेजराम दयाराम जी, इनके द्वारा हुआ था, है ना। बेजराम की बात करें तो 3 सरकार, हीरा राम की बात करें तो 5 सरकार, दयाराम की बात करें तो आज़ाद सरकार, जो आज़ाद पंचायत थी उसके संस्थापक थे। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए यहाँ पे। सीधे सुमन की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1960 को यानी 1916 को इनका जन्म हुआ था। हरिराम बडोनी जी इनके पिता थे। माता तारा देवी थी। पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। यूकेएसएससी आपको पूछ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं। 1930 में 15 दिन के लिए जेल गए थे सर्वप्रथम। 1937 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कविता प्रकाशित की थी सुमन सोराव नाम से। 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की थी।
23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की थी। 21 फरवरी 1944 पर राजद्रोह का इन्हें मुकदमा चला था। 3 मई 1944 को यहाँ पे उन्होंने आमरण अनशन किया था। देखिए, अब एक तिथि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद हो गए थे और उनकी स्मृति में जो श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है वो 25 जुलाई 1946 को शुरू हुआ था, यानी एक साल बाद हुआ था। यानी देखो 44 में शहीद हो गए थे, 45 में नहीं बल्कि 46 में, यानी 2 साल, दूसरे साल बाद। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप ध्यान रख लेना। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा कार्य नरेंद्र शाह के काल में नहीं हुआ है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो 1921 में टिहरी में प्रथम जनगणना, हाईकोर्ट कोर्ट की स्थापना, 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। तो या इनमें सभी से। देखिए इसका आंसर दोस्तों सभी आपको मिलेगा। तो ये सभी कार्य हुए थे नरेंद्र शाह के काल में। तो देखिए दोस्तों, वह कार्य हमने आपको दिखाए थे, पहले भी देखे था, आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था। इसके अलावा नरेंद्र शाह के काल में कुछ इंपॉर्टेंट और भी काम थे, इसे देखिए। सबसे पहले 1921 में प्रथम जनगणना नरेंद्र शाह के काल में हुई। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना टिहरी में हुई थी 1934 में। टिहरी हाईकोर्ट 1938 में। 1939 में राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। अंग्रेज सरकार ने इन्हें KCSI की उपाधि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1937 में LLD की उपाधि दी थी और 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान इन्होंने पारित किया था। तो यह फैक्ट है दोस्तों नरेंद्र शाह से जो आपको पूछे जाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होंगे, बहुत से क्वेश्चन का हमने नंबर नहीं दिया है। औसतन यहाँ पे आज 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बताइए जरा कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। तो टिहरी का भारत में विलय जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1950 को। किसके काल में? मानवेंद्र शाह के काल में। और मानवेंद्र शाह की बात करें तो माता इनकी कमलेंदुमती शाह थी और उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जीवन ज्योति और माई इंप्रेशन ऑफ द अमेरिका। यह 2 इनकी प्रमुख पुस्तक है। पद्म भूषण सम्मान से इन्हें 1938 में दिया गया था। 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में, ये तो हमने डिस्कस किया था। देखिए मानवेंद्र शाह की बात करें तो 1921 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 2007 में हुई थी। पत्नी का नाम था इंदिरा शांडिल। ठीक है। अब देखिए टिहरी राज्य भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को। संयुक्त राष्ट्र का 50वां जनपद। कौन सा जनपद था? 50वां जनपद था। 1957 से लेकर 2000 तक ये 8 बार सांसद रहे, लेकिन बीच में जो 1971 का जो काल आया था वहाँ पे ये सांसद नहीं रहे थे क्योंकि इन्हें परिपूर्णानंद जी ने हराया था। सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में इन्हीं के काल में। कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 इन्हीं के काल में। और जहाँ पे कीर्तिनगर की बात करें तो नागेंद्र सकलानी जी और भोलेराम जी यहाँ पे शहीद हुए थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग जो टिहरी गढ़वाल है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है और इसके माध्यम से हमारा जो टिहरी शासन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। टिहरी भू बंदोबस्त में सही उल्लेखित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बताइए जरा कौन सा नहीं है, बताइए जरा। टिहरी भू बंदोबस्त, तो देखिए पहला भू बंदोबस्त 1823 सुदर्शन शाह, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय की बात करें 1861 भवानी शाह, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे की बात करें प्रताप शाह 1873, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा ये गलत है दोस्तों, 1903 इसका गलत है, नरेंद्र शाह के काल में नहीं हुआ था। और ये किसके काल में हुआ था? ये कीर्ति शाह के काल में हुआ था। पांचवा होता है नरेंद्र शाह के काल में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पवारकालीन जो राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा वो तो राजा होगा। और राजा के बाद दोस्तों जो आएगा वो वजीर या फिर मुख्तार होता था। राजा सबसे बड़ा होता था, राजा के बाद वजीर या फिर मुख्तार होता था। अब जब मुख्तार हो चुका है तो देखिए मुख्तार के बाद जो कुछ और पद आते थे, जैसे दफ्तरी हो गया जो राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य करता था, राज आज्ञाओं का फरमान जारी करना इसका काम होता था। फिर इसके बाद दीवान होता था जो राज्य की आय व्यय का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा और भी अधिकार होते थे इसके पास, लेकिन जो आय व्यय था उसका प्रमुख अधिकारी होता था। फिर देखिए बख्शी होता था जो सेना का वेतन अधिकारी होता था। पूछा जाएगा कि बख्शी क्या था? सेना का वेतन अधिकारी। फौजदार क्या था? परगने की जो प्रमुख सेना थी उसका अधिकारी होता था। न्यायदंड का प्रमुख होता था ना, न्याय देने का अधिकार इसके पास होता था। गोलदार की बात करें, राजधानी की सुरक्षा, जो राजधानी है उसका सुरक्षा अधिकारी होता था। चंडी की बात करें, राज्य का एक संदेशवाहक होता था। और बाकी दोस्तों यहाँ पे 2-3 और भी है, जैसे थोकदार, जमीन या कमीर या सायना जिसे हम कहते थे, या गुठरे भी जिन्हें कहते थे, इनका कार्य राजस्व वसूली करने का होता था। और रौंद की बात करें तो सेना में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाने वाली भूमि को रौंद कहते थे। अब भू व्यवस्था से संबंधित देखिए प्रथम भू व्यवस्था की बात करें तो 1823 में सुदर्शन शाह के काल में,
टिहरी शासन में 5 भू बंदोबस्त हुए हैं। कौन कौन से हुए आप यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको प्रश्न के रूप में पूछा था। देखिए तीसरा हुआ था यानी चौथा हुआ था 1903 कीर्ति शाह, जो हमने आपको गलत दिया था ऑप्शन में। पंचम हुआ था 1924 में नरेंद्र शाह के काल में। भू टैक्स सामान्यतः 1/3 लिया जाता था, लेकिन जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी वहाँ पर 1/2 लिया जाता था। थात की बात करें, थात का भूमि होता था। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावली है और मामला रकम आप यहाँ पे इन्हें पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे से जो भू बंदोबस्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़कर ही जाना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टिहरी शासन है यह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो टिहरी शासन हमने अब कंप्लीट कर दिया है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका आंसर दीजिए जरा। कि क्वेश्चन ने आपको पूछा है कि 1823 में भू बंदोबस्त को कितनी राशि नियत की गई थी। तो इसका आंसर दीजिए कि 1823 में भू बंदोबस्त में कितनी राशि नियत की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा डीप प्रश्न है, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, 64,900 रुपये इसका बिल्कुल सही है। किस भू व्यवस्था के आधार पर ग्रामीणों को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था, इसका आंसर दीजिए जरा। 69 का आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा किसके अंतर्गत हुआ था ये। तो जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था 1840 का, जो बेटन वाला हुआ था। 1823 में तो पहले क्या हो गया था, जो ट्रेल के द्वारा कराया था 80 साला बंदोबस्त, वहाँ पे ग्रामीणों की सीमाओं का अंकन कराया गया था। लेकिन जो 1840 हुआ था वहाँ पे उन्हें अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार मिल गया था ग्रामीणों को। 1840 जिसे 20 साला बंदोबस्त कहते हैं, और बेटन के काल को, है ना, 1840 वाला। तो यहाँ तक ये हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन 17वां है कि वन प्रबंधन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी ने आपको पूछा था, और इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, वह आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको ट्रेल 1826 में संभवतः इसने सर्वप्रथम करवाया गया था। तो यह आप ध्यान रखना। 71वां क्वेश्चन है कि पियर्सन को किस वर्ष कुमाऊं वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो बताइए कब सौंपा गया। तो 1869 में सौंपा गया, और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब है 72वां क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए कि गढ़वाल के वनों को किस वर्ष 4 भागों में बांटा गया। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष बांटा गया, तो बताइए जरा। तो देखिए गढ़वाल के वनों की बात करें दोस्तों, तो यह बांटा गया था 1869 में। कब बांटा गया था, 1869 में। एक चीज़ देखिए, और किन्हें बांटा गया था, चंडी के वन हो गया, उदयपुर के वन हो गया, कोटी दून के वन हो गया, पाटली दून के वन हो गया, इन 4 वनों में बांटा गया था। और 1869 में ही क्या हुआ था, पियर्सन को क्या बनाया गया था, एक अधिकारी बनाया गया था वनों के बारे में। नेल्सन ने फिर बाद में जमीन का जो वनों का उसने वो किया था, बंटवारा किया था ABC नाम से। सिंपल पूछेंगे कि ABC नाम से जमीनों का बंटवारा किसने किया था, या विभाजन किसने किया था, वो क्या था, नेल्सन ने। 73वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि गढ़वाल व कुमाऊं अदालतों का सर्वोच्च अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर के बाद कौन होता था। अब यह प्रश्न आपको जो पूछा था दोस्तों, ये पूछा था यूपीपीएससी ने। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सेंसर की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर इसका सेंसर मिलेगा। सबसे पहले तो होगा कुमाऊं कमिश्नर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर होता था, है ना। फिर बाद में कुछ और आते थे, फिर आता था जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद और भी नीचे आते थे। तो टॉप में असिस्टेंट, सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर, ये इनका कर्म होता था। 74वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जरा कि किस वर्ष कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर और पटवारी का सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया। कानूनगो तो पुलिस इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया, पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया। तो कब दिया गया बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा, यह मिलेगा आपको 1898 में। कब मिलेगा, 1898 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है 75वां क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा। और पूछा है यहाँ पे श्रीनगर एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना, तो बताइए कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 1840 में की गई थी, और यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। शिक्षा के लिए पृथक विभाग, देखिए शिक्षा के लिए पृथक विभाग, अभी हम वन विभाग की बात कर रहे थे, 1864 में खोला गया था ना। अब है शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए पृथक विभाग कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए जरा। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो 1854 इसका बिल्कुल सही है। और एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अगर आपको पूछा जाएगा कि इसके द्वारा पौड़ी के चोपड़ा में हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तब आपका आंसर क्या होगा। तब दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो आपको रखना है, ध्यान रखना है, वो होगा 1865 में। कब की थी, 1865 में। और यहीं पर 1896 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने गडोली में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना है। 78वां क्वेश्चन है कि श्रीनगर में कोड़ी खाना किस वर्ष खोला गया। अब श्रीनगर की बात की गई, श्रीनगर में कोड़ी खाना किस वर्ष खोला गया, 1901, 1902, 1905 या फिर 1907, कब खोला गया, इसका आंसर दीजिए जरा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा 1901, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखना
देखिए ये चीज़ तो आपने देख ली। और एक फैक्ट आप यहाँ पे ध्यान रखना कि 1907 में तीर्थ यात्रा मार्ग पर अनेकों छोटे छोटे अस्पतालों का भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा। फ्रेडरिक रॉबर्ट्स द्वारा किस वर्ष दूसरी गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा 1890, इसका बिल्कुल सही है। और यह आपको ध्यान रखना है, सोमेश्वर पट्टी के लोगों पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था ना करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तो बताइए किस कमिश्नर ने लगाया था? हेनरी रैमजे, ट्रेल, लुंसी गटन या फिर बेंटन? तो बताइए जरा किसने लगाया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये हेनरी रैमजे ने लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये कुली, अब देखिए निःशुल्क भोजन ना कराने की व्यवस्था, इसे कहते थे कुली बर्दाश्त। क्या कहते थे? कुली बर्दाश्त। और एक होता था कुली बेगार, है ना। देखिए एक होता कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त में निःशुल्क भोजन व्यवस्था ना कराने की व्यवस्था, यानी निःशुल्क भोजन कराना पड़ता था, ये होता था कुली बर्दाश्त में। कुली उतार में सामान ले जाना पड़ता था। और कुली बेगार का मतलब यह था कि जो आप सामान ले जा रहे हैं उसमें आपको कोई भी मेहनता नहीं देना पड़ता था, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता था, फ्री सेवा करनी पड़ती थी। तो 80 का यह हो गया। अब है 81 क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से यूथ क्लब स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। तो यूथ क्लब की आपको स्थापना बतानी है कि यूथ क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपको सही आंसर मिलेगा वह आपको मिलेगा 1903, जो बिल्कुल सही है। और यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ और भी देख लीजिए फैक्ट। 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ज्वालादत्त जोशी और वासपति पंत सदानंद सनवाल की अध्यक्षता में हुई थी, यानी हरिदत्त पंत, आदि बद्री जोशी, इन सभी ने की थी। और यही सब 1912 में जो इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में इलाहाबाद में, वहाँ पे ये गए थे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस परिषद की एक शाखा 1916 में नैनीताल में भी खोली गई थी। तो यह भी आप ध्यान रखना है। देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 और 1916 में नैनीताल में एक शाखा खोली गई। तो इन्हें आप ध्यान रख लेना। अब है अगला क्वेश्चन 82 कि क्रांतिकारी भास्कर जोशी ने 1879 में के साथ मिलकर रास बिहारी बोस के साथ एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो बताइए जरा कहाँ पर की थी, इसका आंसर दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। और 83वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर दीजिए। डिबेटिंग क्लब 1870, बुद्धि बल्लभ पंत, है ना। शुद्ध साहित्य समिति 1913। देखिए इसे आप सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये ऐसा प्रश्न है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। तो डिबेटिंग क्लब 1870, शुद्ध साहित्य समिति 1913 अल्मोड़ा में, प्रेम सभा 1914 काशीपुर बल्लभ पंत जी, और बाल सभा की बात करें तो 1930 टिहरी रतुड़ी जी ने। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको सही दिखेगा, ये सुमेलित नहीं है। 1935 से सत्यप्रसाद रतुड़ी जी, इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यह है टिहरी बाल सभा 1935 सत्यप्रसाद रतुड़ी जी, बाकी सब सही है, इन्हें आप याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 83 भी यहाँ पर ये हो चुका है। और अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सेना को मिले थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कर दिया हमने, ये गलत हो गया। देखिए भारतीय सेना की पूरी बात की गई है, पूरे भारत में की गई है। तो पूरे भारत में तो 5 मिले थे, और जो 2 मिले थे ना दोस्तों, 2 तो गढ़वाल में मिले थे, यानी दरबान सिंह नेगी 1914 और गब्बर सिंह को 1915 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये गलत है। ठीक है, यह इसका सही है। अब यहाँ पे देखिए मिलिट्री की बात करते हैं। देखिए 10 मिलिट्री क्रॉस दिए गए थे, और 10 मिलिट्री क्रॉस में से जो 4 थे वो गढ़वाली सैनिकों को दिए गए थे। अब है 50वां क्वेश्चन कि चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन से संबंधित थे। तो यह तो सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी जानते हैं, 2/18 इसका बिल्कुल सही है। 2/18 इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए 2/18 और 5/18, यानी जो ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं शुरू के, यह दोनों बटालियन थी, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। और बाद में दोस्तों 2500 सैनिक लगभग जो हमारे इन दोनों बटालियन से थे और भी थे, वो क्या हुए थे, यहाँ पे इन्होंने भाग लिया था, जिसमें से 600 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। इस फैक्ट को ध्यान रखना। पेशावर कांड की बात करें तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी से पूछा जाता है 23 अप्रैल 1930 को हुआ था।
अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो उससे पहले यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज से बातें देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए और यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी जी को सिंगापुर ऑफिसर ट्रेनिंग कमांडर नियुक्त किया गया था। किसे? चंद्र सिंह नेगी को। ठीक है, किसे किया गया था? चंद्र सिंह नेगी को। गढ़वाली नहीं, चंद्र सिंह नेगी, उनका वास्तविक नाम भंडारी था। ठीक है, चंद्र सिंह नेगी जी को। मेजर देव सिंह दानू की बात करें तो नेताजी के जो व्यक्तिगत गार्ड होते थे उसके प्रमुख कमांडर थे। कर्नल बुद्धि बल्लभ पंत की बात, बुद्धि सिंह रावत जी की बात करते हैं। देखिए, बुद्धि की बात की गई है तो प्रथम एडजुएंट थे। मेजर पदम सिंह की बात करते हैं तो तीसरी बटालियन के प्रमुख थे। कर्नल रतूड़ी जी की बात करें तो पहले बटालियन के प्रमुख थे और नेताजी ने इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार ए जंग की उपाधि भी दी थी। तो यहां तक दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया है और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 86 पे कि श्रीनगर कांग्रेस अधिवेशन में मुकुंद लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी शामिल थे। तो देखिए इसका आंसर दीजिए जरा, तो बताइए कब हुए थे, कौन सी जगह शामिल हुए थे? तो देखिए दोस्तों 1919 में थे, तो अमृतसर थे, यानी 1919 अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था वहां पे थे। श्रीनगर सम्मेलन 5 मई जो 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए जरा। तो बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी प्रताप सिंह जी ने। आचार्य नरेंद्र देव को पहले बनाना था लेकिन वो नहीं बने, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो प्रताप सिंह नेगी जी को बनाया गया। और यहीं की बात करें तो मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू जी और विजयलक्ष्मी जी थी। फिर गढ़वाल जागृति संस्था, जब यानी ये सम्मेलन हो गया था तो उसके बाद थोड़ा मन मुटाव होने लग गया था, यानी ग्रुप में कोई बन गए थे, कोई सोच रहे थे कि हम केवल क्या होंगे, अपना जो क्षेत्र विशेष है वहीं तक सीमित रहेंगे, और कुछ थे वो कह रहे हम पूरे भारत में रहेंगे, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए, यानी यहाँ पे जो इस मन मुटाव को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना 1939 में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी और उपाध्यक्ष उमानंद बरतवाल जी को बनाया गया। फिर है गढ़वाल में डोला पाल की जैसी कुप्रथा की जानकारी गांधी जी को किसके द्वारा दी गई? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो रमेश चंद्र भावखंडी इसका बिल्कुल सही है और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, डोला पाल के आंदोलन 1930 जयानंद भारती जी द्वारा। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी ने विरोध किया, यानी जब उन्हें जानकारी दी गई कि डोला पाल की जैसी कुप्रथा यहाँ पर है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए गढ़वाल उत्तराखंड में मना कर दिया। फिर जब ये मना कर दी, रोक लगा दी 25 जनवरी 1941 को, तब उसके बाद 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में एक बैठक बुलाई जाती है। फरवरी 1941 लैंसडाउन में आज जो बैठक होती है वहाँ पे फैसला लिया जाता है कि इस प्रथा को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और यहाँ पे एक समिति बनाई जाती है कमल सिंह व बलदेव सिंह आर्य जी के नेतृत्व में। यहाँ तक तो दोस्तों ये हो चुका है और अब बात करते हैं हम अपने प्रमुख अगले कमिश्नर की। तो देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैसे तो आपने लगभग सभी कमिश्नर आपको पहले पढ़ाए थे, अब इन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज करवाते हैं। और यह कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको फैक्ट पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले विलियम टेल की बात करते हैं। 1795 बाथ शेयरमैन का जन्म हुआ था लंदन में, है ना। कमिश्नर की बात करें असिस्टेंट के रूप में अगस्त 1815 में बने थे और 13 अप्रैल 1816 से कमिश्नर रहे थे और 1835 तक के कमिश्नर रहे थे। अब देखिए 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। कुछ कार्य देखिए, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन। देखिए दोस्तों, ट्रेल द्वारा ही एक चीज आप ध्यान रखना, आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आबकारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? ट्रेवल ने की थी। यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको पूछा था परिवर्तन सिपाही वाले एग्जाम में, जो हमने आपको परसों डिस्कस करवाया था, ठीक है। फिर 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, 1822 में कुली बेगार हेतु खच्चर सेना की शुरुआत भी इन्होंने की थी। 1824 में डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर देखिए कुछ और भी है यहाँ पे कि अल्मोड़ा में जो देसी चिकित्सक है, नेटिव डॉक्टर है, उसकी व्यवस्था की थी। फिर यहाँ पे देखिए तीर्थ यात्रा मार्ग का निर्माण के लिए विशेष रुचि इन्होंने दी थी, जिस कारण इन पे क्या लगा था, ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप भी लगा था। ना वकील ना दलील का कार्यकाल इनके कार्यकाल को कहा जाता है। और यहाँ पे लास्ट देखना कि 1823 में 80 साल का जो भू बंदोबस्त था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। तो एक जल्दी रिवाइज है, यहाँ से जितने प्रश्न आपको बन सकते हैं वो हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और बात करते हैं, जैसे ये हो गया लुंसी कटन। देखिए 30 नवंबर 1838 को गद्दी पर बैठे थे, यानी कमिश्नर बने थे। अक्टूबर 1848 तक कमिश्नर रहे थे। और इनकी बात करें तो ये मृत्यु पर्यंत रहे थे, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ तक ये कमिश्नर रहे थे। उसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद नए कमिश्नर बने थे, यानी तब तक ये कमिश्नर रहे जब तक कि इनकी मृत्यु हुई थी। फिर देखिए नैनीताल नगरीकरण का कार्य शुरू किया था। फिर देखिए कि 1842 में नैनीताल नगर पालिका के गठन के लिए जो एक्ट 10 पारित किया गया था, इन्हीं के काल में किया गया था।
गोमती नदी बागेश्वर में पुल 1848 में, इन्हीं के काल में। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिवाइज करा चुके हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पे मई 1842 में गढ़वाल कुमाऊं में वर्नाकुलर प्रेस की स्थापना। फिर देखिए यहाँ पे कि 12 अप्रैल 1845 को नैनीताल नगर पालिका के प्रथम बायलॉज का अनुमोदन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और एक फैक्ट यहाँ पे लास्ट देखिए कि 1839 में लावारिस फंड के माध्यम से श्रीनगर में इनकी एक स्थापना की थी और हडल्सन की सहायता से इन्होंने की थी। तो लुन्सीगटन से ये था। अब जरा यहाँ पे देखिए, यह है हैलिडबर्टन से। देखिए हैलिडबर्टन की बात करें, कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। ब्रिटिश कमिश्नरी का स्वर्णकाल इनके कार्यकाल को कहा जाता है ना। और इन्हीं के काल में जो असिस्टेंट कमिश्नर था स्टेची, उसने 1853 में श्रीनगर में एक सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया था, जिसकी लागत 17,078 रुपये आई थी। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और बातें। सितंबर 1850 में बमोरी जो अल्मोड़ा मार्ग है उसका निर्माण में सर्वेक्षण इन्होंने करवाया था। अल्मोड़ा कमिश्नरी से नैनीताल अक्टूबर 1855 में ट्रांसफर किया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपको हाल ही में पूछा गया था कनिक साय के एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए 1840 में 8वां भू बंदोबस्त हुआ था, जिसे 20 सालों बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। हैलिडबर्टन के उसको, है ना, खसरा श्रेणी यानी खेती सर्वेक्षण पर ही आधारित था। और यहाँ पे हेनरी रैमजे की बात करते हैं, 56 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल था। डलहौजी का चचेरा भाई भी इन्हें कहते हैं, है ना। 1854 में कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा की स्थापना की थी। 1857 के पश्चात नैनीताल को स्किल शिक्षा के रूप में जो विकास किया था वो इन्हीं ने किया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूकेएसएससी ने पूछा है। फिर देखिए 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड हो गया। 1858 में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी पादरी बटलर के द्वारा। फिर देखिए नैनीताल में हिल सेफ्टी कमेटी 1867 में। नैनीताल में भयंकर भूस्खलन आया था 1880 में, रैमजे के ही काल में आया था। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज, 1877 में स्टेनले कॉलेज और सेंट मैरीज कॉन्वेंट कॉलेज की बात करें तो 1878 में। देखिए सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है शेरवुड कॉलेज 1869 में। फिर 1869 में ही ऑल सेंट्स कॉलेज, फिर 77 में स्टेनले कॉलेज और सेंट मैरीज की बात करें तो 78 में। तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक ये था। और एक लास्ट प्रश्न आपको पुराना जो हमने आपको पूछा था कि वह कमिश्नर कौन था जिसने ठेकेदारी व्यवस्था बंद की थी, वृक्षों के चिन्ह यानी घर लगाने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, परसों डिस्कस किया था, हेनरी रैमजे का बिल्कुल सही था, ये फैक्ट अभी आपने देखे थे। और 1858 में ये किया था। और सोमेश्वर में हमने ये भी देखा था कि सोमेश्वर में इसने 500 रुपये का क्या लगाया था, अर्थदंड लगाया था कुली बर्दाश्त की, यानी कुली बर्दाश्त ना देने के कारण। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है और बहुत लंबी और काफ़ी लंबी क्लास रही थी। बहुत समय लगा हमें इसे डाटा बनाने में। कल दिन 12 बजे से हम इसका डाटा तैयार कर रहे थे, शाम 8 बजे तक तैयार कर रहे थे। फिर 2 घंटे हमने थोड़ा रेस्ट किया था और उसके बाद हम 10 बजे से बैठ गए थे और 2-3 बजे तक लगातार डाटा तैयार करते रहे। फिर उसके बाद सुबह भी हम 8 साढ़े 8 बजे से तैयार करते रहे डाटा और 12 बजे तक 12-1 बजे तक ये डाटा हमारा कंप्लीट हुआ था। तो वही डाटा दोस्तों हमने आपको यहाँ पे दिया है और आई होप आप समझते होंगे दोस्तों इस डाटा की इंपॉर्टेंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। और आज का दोस्तों हमने जो लाइक का टारगेट रखा है वो दोस्तों 500 लाइक का है। तो लाइक दोस्तों बढ़ चढ़ कर करना, अपना सपोर्ट जरूर करना। चैनल को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आप सभी हमसे जुड़े, 10,000 प्लस सब्सक्राइबर आपने हमें दिए हैं, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है। और हाँ दोस्तों 500 लाइक्स के बाद हम आपको इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। तो यहाँ तक दोस्तों यही था, जज्बा अच्छा था। एक ही क्लास हमने काफ़ी लंबी ले दी है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो हमने लगातार कंटिन्यू आपके सामने एक मैराथन के रूप में रखी है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा प्रयास है और आई होप आप पसंद करते हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।